ओके, IAS 37 प्रोविजंस एंड कॉन्टीजेंसीज बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है जी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। ये ACCA F3 लेवल से हम इसको शुरू करते हैं, थ्योरेटिकल और बहुत सिंपल है F3 लेवल में। फिर F7 में इसका थोड़ा सा ज़्यादा आप कैलकुलेशंस वगैरह और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, और फिर ऑफ कोर्स SBR में आ जाता है। ये वीडियो थोड़ा सा टाइम इसमें कम होगा, कोशिश करूँगा 15-20 मिनट में जितना आपको एक्सप्लेन कर दूँ। ज़्यादा फोकस F7 और SBR के ऊपर रहेगा। तो इसमें मैं प्रोविजंस की बहुत बेसिक डिटेल में तो नहीं हम जाएंगे, क्योंकि वो F3 लेवल पे आपने पढ़ लिया हुआ है और बहुत सिंपल है। हम ज़्यादा फोकस करेंगे इसमें एडवांस लेवल के ऊपर, F7 और SBR के लेवल पे। तो यहाँ पे 3 चीज़ों में मैं इसको डिवाइड करता हूँ। फर्स्ट सेक्शन जो है वो आपका जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि प्रोविजन क्या है, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी क्या है, इनका फ़र्क क्या है और इनको ट्रीटमेंट कैसे करना है। सेकंड में आप कैलकुलेशन की बात करोगे, जिसमें आपने प्रोविज़न को कैलकुलेट करना है, ओपनिंग प्रोविज़न को और क्लोजिंग प्रोविज़न को, और फिर फाइनेंस कॉस्ट को आपने कैलकुलेट करना है, और इसमें वो अनवाइंडिंग वगैरह, प्रेजेंट वैल्यू वगैरह हो जाएगा। ये कैलकुलेशन मैं आपको दिखा दूंगा। और नंबर 3 जो है ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, ये प्रोविज़न फॉर रिस्ट्रक्चरिंग है। असल में तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है IAS 37 का। IAS 37 का मकसद ही ये जो प्रोविज़न फॉर रिस्ट्रक्चरिंग था इसको कंट्रोल करना है। ये ज़्यादा SBR में इसका फोकस होता है। तो जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो सिंपल है, उसको जल्दी से हम देख लेते हैं। ये यूजुअली F3 लेवल पे होता है कि प्रोविज़न क्या है। तो आपके पास असल में लाइबिलिटीज़ हम कहते हैं जी अनसर्टन लाइबिलिटी। एक चीज़ तो मेरे पास लाइबिलिटी आ गई, मुझे किसी सप्लायर ने या किसी कॉन्ट्रैक्टर ने कोई इन्वॉइस दे दी, उस पर लिखा हुआ है कि हमने $22,000 पे करना है विद इन 30 डेज। सो इट्स वेरी ऑब्वियस कि आपने कब देना है, कितना देना है, किसको देना है। तो इसमें तो कोई शक शुबा नहीं है, इसको आप लाइबिलिटी कहते हो। लेकिन आपके पास अनसर्टन लाइबिलिटीज़ भी होती हैं बिजनेस में। अनसर्टन लाइबिलिटी से मुराद है कि ऑब्लिगेशन तो है, लेकिन ये नहीं मालूम कि कितना पे करना पड़ेगा या कब पे करना पड़ेगा। ऑब्लिगेशन तो है, लाइबिलिटी है, लेकिन आप उसको मेजर नहीं कर सकते क्योंकि उसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, उसका प्रॉब्ली कोई आपको इनवॉइस नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है इन सच अबाउट द वैल्यू के मुतालिक नहीं है। ऑब्लिगेशन के मुतालिक तो डॉक्यूमेंट है कि मैंने ये पे करना है कुछ ना कुछ, लेकिन कितना ये नहीं मालूम। अच्छा, उसमें एग्जाम्पल बड़ी जो टिपिकल हम F3 लेवल पे देते हैं वो वारंटी होता है कि जब आपने कोई सामान बेच रहे हो, कोई प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, कोई गुड्स बेच रहे हो वारंटी पे, तो आपके पास एक लाइबिलिटी है कि आपने सर्विस प्रोवाइड करनी है या आपने वारंटी करनी है। और जाहिर सी बात है, जब कस्टमर अपनी प्रोडक्ट को लेके आएगा, वारंटी क्लेम करेगा, तो आपके पास इकोनॉमिक आउटफ्लो ऑफ बेनिफिट होगा, तो कुछ ना कुछ तो आपसे जाएगा। तो लेकिन कितना होगा, कितने कस्टमर्स आ जाएंगे, कितना प्रॉब्लम निकलेगा, कितना खर्चा हो जाएगा, ये नहीं पता। ये तो पता है कि कुछ ना कुछ होगा, लेकिन कितना है ये नहीं मालूम। तो इसको हम अनसर्टन लाइबिलिटी कहते हैं। बड़ी सिंपल एक एग्जांपल आपको F3 लेवल की दे दी। अच्छा, अब अनसर्टन लाइबिलिटीज़ जो हैं इनको हम 2 चीज़ों में डिवाइड कर देते हैं। हमारे पास बहुत सी अनसर्टन लाइबिलिटीज़ हो सकती हैं, उनको आगे चल के डिस्कस कर लेंगे। या हम उनको प्रोविज़न कहते हैं या हम उनको कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज़ कहते हैं। यानी जितनी भी अनसर्टन लाइबिलिटीज़ होंगी आपके पास 5, 10, 15, 20, उनको आप 2 ग्रुप में डिवाइड करते हो, प्रोविजंस और कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। अच्छा, ये डिवीजन कैसे होती है जी? ये डिवीजन ऐसे होती है कि हमें IAS 37 में 3 क्राइटेरिया उन्होंने दे दिए हैं। पहला ये था कि इट्स अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, कि आपकी ऑलरेडी ऑब्लिगेशन है। दूसरा क्राइटेरिया ये था कि यू कैन मेजर इट रिलायबली, आपके पास कोई रिलायबल मेजरमेंट होनी चाहिए उसकी। और तीसरा ये था कि प्रोबेबल आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, कि मोर देन 50% चांस है कि आपके पास इकोनॉमिक बेनिफिट का आउटफ्लो होगा। तो और ये तीनों कंडीशन ज़रूरी हैं। तो कोई भी अनसर्टन लाइबिलिटी जो कि इन 3 कंडीशंस पे पूरी उतरती हो उसको आप प्रोविजंस कहोगे। और जो अनसर्टन लाइबिलिटी में ये 3 कंडीशंस में से कोई एक या 2 या कोई भी मिसिंग हो, उसको आप कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी कहते हैं। तो ये तो चीज़ जाहिर हो गई कि अगर हमने वो 3 कंडीशंस पे उसको मैच करना है, अगर अनसर्टन लाइबिलिटी के हमारे पास मेजरमेंट भी है, हमारे पास रिलायबल एस्टिमेट हम कर सकते हैं, और आउटफ्लो की भी प्रोबेबिलिटी है, और हमारी ऑब्लिगेशन भी है, तीनों कंडीशंस मीट कर रही हैं, प्रोविजन कहोगे। और इसको आप रिकग्नाइज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी आपने इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट में लिखना है। इनकम स्टेटमेंट में अपने एक्सपेंस के तौर पर लिख दोगे, बैलेंस शीट में अपनी प्रोविजन यानी कि लाइबिलिटी वाले सेक्शन पे लगा दोगे। तो ये ट्रीटमेंट प्रोविजन का है। कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी जो होती है उसको आप डिस्क्लोज करते हैं। डिस्क्लोज से मुराद ये है कि आप इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट में नहीं लिखते, लेकिन आप एडिशनल नोट्स में बता देते हैं अपने शेयर होल्डर्स को, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मकसद जो है वो शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्मेशन देना है।
इन्फॉर्मेशन कैसे दोगे? या तो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में लिख दोगे, अगर कोई चीज़ वहाँ पे नहीं आ रही तो फिर उसको डिस्क्लोजर में बता दोगे कि शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्मेशन हो। अच्छा, क्यों डिस्क्लोज कर रहा हूँ? क्योंकि अगर मैं उसकी अमाउंट ही मेजर नहीं कर पा रहा, मेरे पास कोई रिलायबल एस्टिमेट नहीं है, तो मैं इनकम स्टेटमेंट में या बैलेंस शीट में कैसे लिखूँ? देखो ना, वो जो 3 क्राइटेरियाज थे उनमें से एक तो ये था कि मेजरमेंट होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है, मैंने बैलेंस शीट में कुछ लिखना है तो मेरे पास कोई एस्टिमेट होगा तो लिखूंगा। अगर एस्टिमेट नहीं बन पा रहा तो फिर हम, ये तो पता है कि लायबिलिटी है लेकिन कितना है ये नहीं पता, तो फिर हम उसको एडिशनल नोट्स में दिखा देते हैं। तो ये एक बड़ी जनरल अंडरस्टैंडिंग थी जी प्रोविजन और कॉन्टिजेंट लायबिलिटी की। याद आपने इतना ही रखना है कि अनसर्टन लायबिलिटी है, फ्यूचर में कुछ ना कुछ पे करना है, जो कि हमारे करंट पीरियड में ऑलरेडी आज लायबिलिटी या ऑब्लिगेशन के तौर पे बन गया हुआ है। इट वाज क्वाइट सिंपल विद रेफरेंस टू F3, दिस इज व्हाट एक्चुअली वाज F3। ज़्यादा फोकस हमारा जी इस पे होगा कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्रोविजन एंड फाइनेंस कॉस्ट, कि अब हमने इसको कैलकुलेट करना है। ये टॉपिक आमतौर पे F7 का है और जाहिर सी बात है कि SBR में भी है। अच्छा, इसमें अब ऐसे एग्जाम्पल हम बनाते हैं कि लेट्स सपोज कि आपने कोई लैंड लिया है और कोई साइट लिया, आपने लीज पे लिया या जैसे भी, और यहाँ पे आप एक फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट कर रहे हो। तो बहुत दफ़ा ये होता है कि बल्कि आपने जब भी वो साइट जिस कंडीशन में ली है, आपने 10 या 15 या 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, आपने 20 साल के बाद उस साइट को अपनी ओरिजिनल कंडीशन में वापस करना होता है। तो हमें पता है कि आज हमने यहाँ पे फैक्ट्री बनानी है, 20 साल काम करना है, 20 साल के बाद हमने यहाँ से सब कुछ रिमूव करना है और इसको अपनी ओरिजिनल कंडीशन में लाके वापस कर देना है। तो ये हमारे पास एक ऑब्लिगेशन है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पे तो हमने साइन कर दिया कि हम 20 साल के बाद इसको उठाएंगे वहाँ से, लेकिन उस वक्त वो जो साइट को आपने रिस्टोर करना है उस पर कितना खर्चा होगा उसकी एग्जैक्ट अमाउंट आपको नहीं पता। ये तो मालूम है कि लायबिलिटी है और ये भी मालूम है कि खर्चा होगा, लेकिन कितना होगा ये नहीं पता डायरेक्टली। तो इसलिए हम इसको प्रोविजन के ब्रैकेट करते हैं। अच्छा, आप फैक्ट्री का ना सोचिए, छोटे लेवल पे सोच लीजिए। अगर आपने कोई घर, कोई ऑफिस भी किराए पे लिया है, तो लैंडलॉर्ड कहता है कि भाई 4 साल के बाद, 5 साल के बाद जब मुझे ये घर या ऑफिस खाली करोगे तो उसको मैं तुम्हें जिस कंडीशन में साफ सुथरा दे रहा हूँ उसी कंडीशन में वापस करोगे। तो जब आप इस टर्म से एग्री कर लेते हो तो आप एक्चुअली एक ऑब्लिगेशन पकड़ लेते हो अपने ऊपर कि मैंने 3-4 साल के बाद इसको अपनी ओरिजिनल कंडीशन में लेके आना है, और ये आपकी लायबिलिटी नहीं बनती, ये आपकी प्रोविजन बनती है। तो हम सपोज करते हैं कि हमने कोई जगह ले ली और वहाँ पे हमने $20 मिलियन, ये 20,000 आप इसको 20 मिलियन समझिए क्योंकि 3 zeros हमने ऊपर रखे हुए हैं, 20 मिलियन से हमने कंस्ट्रक्शन की है। अच्छा, अब 15 साल का टाइम पीरियड होगा, 15 साल के बाद हमने इसको यहाँ से रिमूव करना है, और इमेजिन कीजिए कि 10 मिलियन का आपका एस्टिमेट है कि आफ्टर 15 ईयर्स $10 मिलियन आपको इसकी रेस्टोरेशन कॉस्ट है। ये 10 मिलियन आपकी ऑब्लिगेशन है, ये आपकी एक लायबिलिटी है, क्योंकि एस्टिमेट आपका आज है कि 10 मिलियन होगा। हो सकता है उस वक्त थोड़ा सा कम हो जाए, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, इसमें कोई एग्जैक्ट अमाउंट तो हमारे पास मौजूद नहीं है, ये हमारा एस्टिमेट है। तो इसको हमने कंसिडर करना है। अब ये जो आपकी लायबिलिटी बन रही है या प्रोविजन बन रही है 10 मिलियन की, ये असल में आज नहीं है, ये वैल्यू आपने पे करनी है 15 साल के बाद। तो जब भी कोई चीज़ आपने लॉन्ग पीरियड में फ्यूचर में पे करनी होती है, आपने उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है कि यार अगर ये 10 मिलियन 15 साल के बाद है तो आज के टर्म में ये कितना है, क्योंकि वी नो दैट अ डॉलर टुडे इज नॉट इक्वल टू डॉलर टुमारो एंड मनी लूजेस वैल्यू ओवर टाइम। तो ये जो हमें 10 मिलियन नज़र आ रहा है, ये जो कि 15 साल के बाद है, इसकी आज की टर्म्स में कितनी वैल्यू होगी। तो हम इसकी डिस्काउंट करेंगे, इसको डिस्काउंटिंग आप कहते हैं। आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करोगे, उसको आप लेकर आओगे यहाँ पे। तो प्रेजेंट वैल्यू का जो फॉर्मूला आपको मालूम ही होगा कि प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + i पावर n, वेयर n विल बी द नंबर ऑफ पीरियड्स, i इज द इंटरेस्ट रेट, डिस्काउंट रेट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आप जो भी उसको आसानी से समझ लीजिए। लेट्स सपोज कि हमारे इस एग्जाम्पल में हमारे पास जो डिस्काउंट रेट है वो 8% है, तो हमने इसको 8% पे डिस्काउंट करना है, 15 साल का फैक्टर लगा दिया, इसकी प्रेजेंट वैल्यू 3152 बनेगी। यानी ये जो 10 मिलियन आपने पे करना है 15 साल के बाद, आज की टर्म्स में इसकी जो वैल्यू है वो 3152 है। तो ये आपकी लायबिलिटी है, आपने इसको प्रेजेंट वैल्यू पे कैलकुलेट करना है। और IAS 37 और IAS 16 के अकॉर्डिंगली ये जो आपकी
3152 जो आपकी रेस्टोरेशन कॉस्ट है, इसको आपने ऐड करना होता है अपने नॉन करंट एसेट के ऊपर। यानी आपके नॉन करंट एसेट जो होता है वो हमेशा कंस्ट्रक्शन और रिमूवल दोनों उसमें ऐड होने हैं। क्योंकि देखिए, अगर मैंने इस जो नॉन करंट एसेट को बनाने के लिए मैंने ये एग्री किया है, अगर मैं इस पे एग्री ना करता कि जी मैं साइट को आपको ओरिजिनल कंडीशन में वापस करूंगा, तो वो मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट ही ना करते, मुझे ये जगह ही ना देते। तो इस जगह को लेने के लिए और इस फैक्ट्री को बनाने के लिए हमने इसकी भी कमिटमेंट की है। तो लिहाजा ये जो हमारी प्रोविजन की जो कॉस्ट है 3152, दिस शुड ऑल्सो बी एडेड इनटू द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। ये आप जब एसेट की अपनी इनिशियल कॉस्ट बनाओगे तो आप 20 मिलियन प्लस 3152 यानी 23,152,000, आप 23 मिलियन पे अपना एसेट को बुक करोगे और उसको आप डेप्रिशिएट करोगे 23 मिलियन को। अच्छा, ये एक दफ़ा 3 मिलियन यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद ये बढ़ेगा नहीं, ये इतना ही रहेगा। अब 23 मिलियन के बाद आपने उसको डेप्रिसिएशन लगा देनी है स्ट्रेट लाइन पे, रिड्यूसिंग बैलेंस पे, जितना भी है। तो पहली चीज़ तो ये याद रखिए कि प्रोविजन दी जाएगी आपको फ्यूचर पीरियड की, आपने उसको डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, उस प्रेजेंट वैल्यू को आपने एसेट में ऐड कर देना है, क्योंकि वो वैल्यू भी एसेट के लिए ही आपने कमिट की थी। क्योंकि अगर आप इसको कमिट ना करते तो आपको ये एसेट बनाने की यहाँ पे इजाज़त ही ना मिलती। तो लिहाजा दिस इज पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट। तो ये तो 3152 आ गया। अब मसला ये है कि अब हमने इसको अनवाइंड करना है। अनवाइंड करना है, अनवाइंड करने से क्या मुराद है, इसको हम अनवाइंडिंग कहते हैं। और ये मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, असल में तो ये वाइट लाइंस आगे तक चलेंगी। देखिए, आपकी बुक्स में आज की डेट में जो लाइबिलिटी बुक हो गई, जो प्रोविजन, यहाँ पे बाय द वे आप डबल एंट्री लगाओगे इस 3152 के लिए, डेबिट नॉन करंट एसेट, क्रेडिट प्रोविजन। आपने यहाँ पे प्रोविजन को क्रेडिट कर देना है, क्योंकि ये एक तरह से आपकी लाइबिलिटी है 3152, और डेबिट कर देना है नॉन करंट एसेट को। अब आपको मालूम है कि आपके पास बैलेंस शीट में जितनी लाइबिलिटी होती है आपने उतना ही पे करना होता है, उससे ज़्यादा पे नहीं करते। यानी बैलेंस शीट में मुझे जो नज़र आ रहा है मैं वही पे करूंगा, उससे ज़्यादा तो नहीं कर सकता। तो आज की डेट में तो मुझे बैलेंस शीट में 3 मिलियन नज़र आता है, 3.1 मिलियन। ओके, तो अगर मेरी बैलेंस शीट में ये वैल्यू 3 मिलियन हो तो मैं कल को 10 मिलियन तो पे नहीं कर सकता। तो अब हमने करना क्या है कि पहले हमने इसको डिस्काउंट किया था, यानी 15वें साल से उठा के पहले साल पे लाए। अब हमने इसको कंपाउंड करना है, इसका रिवर्स प्रोसीजर लेके चलना है, अनवाइंडिंग करनी है, और इस वैल्यू को हमने बढ़ाते बढ़ाते 10 साल में बैलेंस शीट पे 10 मिलियन तक ले जाना है। अच्छा, कैसे लेके जाएंगे अभी आपको दिखा देते हैं। आपके पास जो लेट सपोज जो डिस्काउंट रेट था वो 8% था, तो आपने कहना है कि आपके पास ओपनिंग प्रोविजन 3152 है, 8% डिस्काउंट रेट है, उसको आप फाइनेंस कॉस्ट कहोगे, तो 3152 का 8% कैलकुलेट करोगे, ये फाइनेंस कॉस्ट है, ये आप असल में आप बढ़ा रहे हो इसको आगे। तो आपके पास क्लोजिंग प्रोविजन 3404 हो जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पे इस पीरियड का ये इंटरेस्ट कॉस्ट या फाइनेंस कॉस्ट 252, और ये आपके पास क्लोजिंग प्रोविजन 3404 हो जाएगी। अच्छा, ये जो 252 है या पहले साल का, और फिर दूसरे साल के लिए भी हमने ऐसे ही कैलकुलेट कर लिया कि दूसरे साल के लिए ओपनिंग 3404 हो जाएगा, उसके ऊपर 8% 272 है, और क्लोजिंग प्रोविजन 3676। ये 252 और 272 जो हैं ये आपके P&L में, इनकम स्टेटमेंट में फाइनेंस कॉस्ट के तौर पे जाएंगे। पहले साल में फाइनेंस कॉस्ट 252,000, दूसरे साल में 272,000, और फिर ये ऐड अप होके ये आपकी बैलेंस शीट में। तो जब आपने ओपनिंग प्रोविजन बनाई पहले साल में, लेट सपोज 1 जनवरी को, तो वो 3152 थी, उस पे एक साल का इंटरेस्ट ऐड हुआ और वो क्लोजिंग होगी 3.4 मिलियन, क्योंकि आपने ये पे तो नहीं किया किसी को, तो लिहाजा ये ऐड हो गया, तो आपके पास क्लोजिंग 3404 हो जाएगा। फिर दूसरे साल में आपने जब उसका 3404 का 8% बनाया तो वो 272,000 हो गया, आप किसी को नहीं दे रहे, ये ऐड अप हो जाएगा, तो ये 3675 मिलियन बन जाएगा। अच्छा, ये प्रोसेस आपने 15 साल ये ट्रांजैक्शन आपने करनी है, और देखिएगा कि आप इसको अपने पास एक्सेल में शीट बना सकते हो कि 15 साल के बाद आपके पास यहाँ पे 10 मिलियन बन जाएगी लाइबिलिटी। जो इसको अब हमने क्या किया, पहले कंपाउंड किया, अब वापस लेके जा रहे हैं। पहले 10 मिलियन से कम करके 3 मिलियन बनाया है, और अब 3 मिलियन से वापस लेके जाएंगे 10 मिलियन तक, और फिर उस आखिरी 15 साल के बाद
आपकी बैलेंस शीट पे प्रोविजन ऑलरेडी 10 मिलियन नज़र आ रही होगी, आप उसको पे कर दोगे वहाँ पर। तो ये आपको समझना है कि 8% के ऊपर आपने लेके चलना है, वो फाइनेंस कॉस्ट होगी, इनकम स्टेटमेंट में जाएगी और क्लोजिंग बैलेंस आपके पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाता है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि वो जब आपने प्रोविज़न बनाई है, आपने फैक्ट्री की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की है 1 जनवरी को, वो फिनिश हुई है 30 जून पर, तो जब वो कंप्लीट हुई है 30 जून पे, आपने उस डेट से प्रोविज़न बनानी है। आपकी प्रोविज़न 1 जनवरी से नहीं बनेगी, क्योंकि आपकी जो ऑब्लिगेशन है वो तब स्टार्ट होगी जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो आपने 1 जुलाई से अपनी प्रोविज़न बुक करनी है। तो अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिसंबर में क्लोज कर रहे हो तो पहले साल आपके पास 6 मंथ्स का इंटरेस्ट आएगा। यानी अगर ऐसी सिचुएशन होती तो मैंने यहाँ पे जो 8% लिखा है 252, ये 1 साल का है। तो अगर हमने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है 30 जून को, तो हमने 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक 6 महीने का 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लगाना है। वो तो 252 को आप 2 पे डिवाइड कर दो तो 6 मंथ्स का निकाल दोगे, अगले साल से पूरे साल का चलेगा, लेकिन पहले साल में 6 महीने। तो ये डेट्स पे आपने गौर करना है। तो ये आपके पास बड़ा सिंपल प्रोसेस है, इसमें कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। इसके बाद इसकी डबल एंट्रीज हैं। जब आपने एसेट बनाया था तो ये जो पहली 3152 वाली वैल्यू है, डेबिट नॉन करंट एसेट, ये एसेट के हमने बताया था कि ऐड हो जाएगी और क्रेडिट ये प्रोविजन में चला जाएगा। उसके बाद ये साल के शुरू में था। उसके बाद एंड ऑफ द ईयर आपने ये एंट्री देनी है, डेबिट फाइनेंस कॉस्ट 252, क्रेडिट प्रोविजन 252। तो ये 252 साल के आखिर में इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा, पीएनएल में फाइनेंस कॉस्ट के तौर पे, और ये 252 प्रोविजन जो है ये 3152 पे ऐड हो जाएगी, क्योंकि प्रोविजन पहले आपके पास पहले क्रेडिट हुई भी थी 3152, अब क्रेडिट हो गया 252, ये दोनों ऐड हो गए तो क्लोजिंग प्रोविजन 3404। और ये जो एंट्री है ये फाइनेंस कॉस्ट वाली, इसको आपने 15 दफ़ा हर साल 15 साल तक हर साल के आखिर में रिपीट करते जाओगे। आपके पास प्रोविजन ऐड अप होकर तकरीबन 10 मिलियन तक बन जाएगी और फिर उसके बाद आप उसको पे कर दोगे, आप कर दोगे डेबिट प्रोविजन, क्रेडिट कैश और बैंक और व्हाटएवर। तो ये इसका कैलकुलेशन का पार्ट है जी प्रोविजन का, बहुत इंपॉर्टेंट है। लीजिंग के क्वेश्चन में भी आता है ये, नॉन करंट एसेट में भी आता है, सेपरेटली भी प्रोविजन का क्वेश्चन आ सकता है। तो यानी ये मेरा नहीं ख्याल, मुझे आई कैन नॉट इमेजिन कि आपके पास F7 या SBR का पेपर हो और उसमें प्रोविजन ना हो। लाइक इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स। तो ये इसका F7 लेवल पे कैलकुलेशन की बात है। अब तीसरी चीज़ जो हम बात करते हैं वो हमने बात की थी जी थर्ड पार्ट थ्योरेटिकल। ये अब टोटली एप्लीकेशन की बात हो जाएगी रिस्ट्रक्चरिंग की। IAS 37 जब आया ना जी, तो अब आपको IFRS की एक फ़िलासफ़ी, एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क समझना चाहिए कि अप्रोच क्या है, यानी वो किस डायरेक्शन में सारे के सारे स्टैंडर्ड्स एक ही डायरेक्शन में फोकस कर रहे हैं, एक ही चीज़ को नज़र में रख रहे हैं। वो ये है कि किसी किस्म की मैनिपुलेशन ना हो, किसी किस्म की ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ना हो, अंडर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ना हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्यूरेट हों वगैरह वगैरह। और प्रोविजंस जो हैं ये आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी एक प्रोवाइड कर देती है सम टाइम टू प्ले विद द अकाउंट्स, क्योंकि देखिए जो तो लाइबिलिटीज़ हैं उनमें तो कॉन्ट्रैक्ट भी है, डॉक्यूमेंट भी है, इनवॉइस भी है, उसमें ऊपर नीचे करना आसान नहीं होगा। लेकिन प्रोविजन एक आपका एस्टिमेट है, ये एक समथिंग इमेजिनेटिव है और इसमें इसका ये मतलब है कि मैनिपुलेशन के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि इसमें कोई हार्ड डॉक्यूमेंटेशन तो आई नहीं हुई, दूसरी पार्टी के साथ तो कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं हुआ। जो भी एस्टिमेट है वो हमारा अपना इंटरनल एस्टिमेट है। किसी सप्लायर कॉन्ट्रैक्टर ने आके भी कोई एस्टिमेट दे के हमें बिल नहीं किया, हम खुद ही कर रहे हैं। तो लिहाजा प्रोविजंस में मैनिपुलेशन बहुत होती है और होती थी। तो IAS का फोकस है उस मैनिपुलेशन को रोकने का। अच्छा, एक जो एरिया मैनिपुलेशन में है वो रिस्ट्रक्चरिंग का है कि ऑर्गेनाइजेशंस जो है सम टाइम वो रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं, फ्यूचर में कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन में चेंज हो रहा है और उस चेंज को मद्देनज़र रखते हुए हमें समझ आता है कि अगले 2-3 सालों में हमने ये कोई फंडामेंटल चेंजेस लेके आने हैं बिजनेस में और उसके लिए हम कोई प्रोविजन क्रिएट कर दें, उसको आप कहते हो प्रोविजन फॉर रिस्ट्रक्चरिंग। और IAS 37 का फोकस सबसे ज़्यादा इसी चीज़ के ऊपर है कि वहाँ पे रोका जाए कि मैनेजमेंट कोई अनड्यू या अननेसेसरी या डिसप्रोपोर्शनल प्रोविजंस क्रिएट ना की जाएं।
क्योंकि जब भी आप प्रोविजन क्रिएट करोगे तो आपकी इनकम स्टेटमेंट पे पीएनएल पे इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, तो उसको मॉनिटर करना ज़रूरी है। तो ये जो फोकस है कि कहाँ पे प्रोविजन आप रिस्ट्रक्चरिंग की कर सकते हो और कहाँ पे नहीं कर सकते। तो पहले तो आपको ये समझना है कि इसमें दो तीन बातें हैं कि रिस्ट्रक्चरिंग किसको कहेंगे। अकॉर्डिंग टू IAS 37 रिस्ट्रक्चरिंग होती क्या है और कहाँ पे रिस्ट्रक्चरिंग में प्रोविजन की इजाज़त है, कहाँ पे नहीं है, और अगर इजाज़त है तो कौन से एक्सपेंसेस या कौन सी चीज़ों की आप प्रोविजन बना सकते हो और कौन से की नहीं बना सकते। ये है जी टॉपिक। ये SBR के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। SBR वाले लोग इसको ख़ास तौर पे गौर से सुनना चाहिए। तो IAS 37 defines restructuring as a program that is planned and is controlled by management and materially changes one of the two things. Materially changes, not only changes but materially changes one of two things. Number one, the scope of a business undertaken by an entity or the manner in which that business is conducted. या तो आपके बिजनेस की नेचर चेंज हो जाए और या फिर आप अपना बिजनेस जैसे चला रहे हो वो मेथड चेंज हो जाए। बिजनेस की नेचर चेंज आप कैसे कर रहे हो, मैं आपको बताता हूं कि आपके पास एक बैंक है जो कि कॉर्पोरेट बैंकिंग में है। अभी आप कहते हो जी हम कमर्शियल बैंकिंग में चले गए हैं, या आप कमर्शियल बैंक हो, आप कहते हो जी हम एग्रीकल्चरल बैंकिंग में जा रहे हैं। तो आप अपने बिजनेस का जो स्कोप है उसको चेंज कर रहे हो, विच इज़ अ मटीरियल डिफरेंस एट दैट लेवल। और दूसरा ये द मैनर इन विच दैट बिजनेस इज कंडक्टिंग। फॉर एग्जाम्पल आप यूनिवर्सिटी हैं और आपने कहा जी हम ऑनलाइन कोर्सेज पे जा रहे हैं, इसके बाद हमारा जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो फेस टू फेस नहीं बल्कि हम ऑनलाइन पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये भी आपका एक मैनर इन विच दैट बिजनेस इज कंडक्टेड। आपने अपना मेथड ऑफ बिजनेस चेंज कर दिया। या तो आप बिजनेस चेंज करो या आप बिजनेस को रन करने का मेथड चेंज करो। इन दोनों में अगर कुछ मटीरियल चेंज आ रहा है तो उसको रिस्ट्रक्चरिंग गिना जाएगा। यानी अगर आपने अपने ऑफिस में कोई रेनोवेशन कर दी है, आई डोंट नो, कोई थोड़ा सा चीज़ें ऊपर नीचे कर दी, लोगों को इधर उधर कर दिया, कोई डिपार्टमेंट में कुछ शिफ्टिंग कर दी, तो ये रिस्ट्रक्चरिंग नहीं कहलाता। ये रीऑर्गेनाइजेशन तो हो सकता है लेकिन ये रिस्ट्रक्चरिंग नहीं कहलाएगा। रिस्ट्रक्चरिंग मेजर एक चीज़ है। अच्छा, ये तो हमने समझ लिया कि रिस्ट्रक्चरिंग की डेफिनेशन क्या है। The IAS gives the following examples of events that may fall under the definition of restructuring. अब रिस्ट्रक्चरिंग में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। नंबर एक, द सेल और टर्मिनेशन ऑफ अ लाइन ऑफ बिजनेस। आपके पास एक स्पेसिफिक लाइन ऑफ बिजनेस है, आपने उसको बंद कर दिया है। मिसाल के तौर पे आपकी पूरी प्रोडक्ट लाइन ख़त्म हो जाती है। आप एक कंपनी हो, आप हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स बनाते थे, ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाते थे, आपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाना छोड़ दिया, हेल्थ केयर अपने पास रख लिया। दैट कुड बी रिस्ट्रक्चरिंग, क्योंकि उसके नतीजे में बहुत से लोग चले जाएंगे, बहुत आपके प्रोडक्शन यूनिट बंद हो जाएगा, आपका बहुत कुछ चेंज हो रहा है, तो स्कोप ऑफ बिजनेस चेंज होगा। और द क्लोजर ऑफ बिजनेस लोकेशंस इन अ कंट्री, रीजन और द रीलोकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। किसी लार्ज स्केल पर, किसी रीजन पे, किसी कंट्री में आपने अपना बिजनेस बंद कर दिया या अपने बिजनेस को मूव कर दिया। यानी अगर आपने किसी एक शहर से दूसरे शहर में ब्रांच खोल ली है, आपके पास पहले 55 ब्रांचेस थी, अब 60 ब्रांचेस हो गई हैं, तो ये रिस्ट्रक्चरिंग नहीं कहलाएगी, ये एक्सपेंशन कहलाएगी। लेकिन अगर आपको ये पता चले कि सिमंस ने पाकिस्तान में ही अपनी ऑपरेशंस बंद कर दी हैं, सिमंस और नाउ नो मोर इट इज़ गोइंग टू ऑपरेट इन पाकिस्तान और इन फॉर एग्जांपल साउथ ईस्ट एशिया, आपने पूरा एक रीजन पकड़ के या तो उसमें सारा कुछ अपना बंद कर दिया या रीलोकेट कर दिया, दैट वुड बी रिस्ट्रक्चरिंग। हमें पता है कि जैसे बहुत सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थे, उन्होंने अपना बिजनेस चाइना में शिफ्ट कर दिया, बांग्लादेश में जाके मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, चाइना में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, दैट इज़ रिस्ट्रक्चरिंग। क्योंकि अब जो उनकी प्रोडक्शन जो कि पहले हो रही थी लोकल कंट्री में, वो रोक दी है, प्रोडक्शन रोक दी है, चले गए हैं दूसरे मुल्क में, वहाँ जाके प्रोड्यूस करते हैं, रिस्ट्रक्चरिंग गिना जाएगा। चेंजेस इन मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, फॉर एग्जाम्पल द एलिमिनेशन ऑफ अ लेयर ऑफ मैनेजमेंट। किसी एक या दो बंदों को हटाना ये नहीं होता, पूरी एक मैनेजमेंट लेयर ख़त्म कर देते हो। इससे क्या मुराद है, आपके पास मल्टी टीयर बोर्ड्स होते हैं, सुपरवाइजरी बोर्ड है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, ये थोड़ा सा जर्मन मॉडल होता है जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, जिसमें आप 2 बोर्ड लेके चलते हैं। एक बोर्ड आपके पास सुपरवाइजरी बोर्ड कहते हैं,
और एक आप एग्जेक्टिव बोर्ड कहते हैं। एग्जेक्टिव बोर्ड जो है वो डे टू डे एक्टिविटीज़ में एंगेज्ड है, सुपरवाइजरी बोर्ड जो है वो मॉनिटरिंग कर रहा है। तो हो सकता है कि आपने सोचा कि हमने एग्जेक्टिव बोर्ड ख़त्म कर देना है, सुपरवाइजरी बोर्ड को एक स्टेप नीचे लेके जा रहे हैं, तो आपने एक लेयर ऑफ मैनेजमेंट हटा दी है। इसको भी आप रिस्ट्रक्चरिंग में ला सकते हैं। और फंडामेंटल रीऑर्गेनाइजेशंस दैट हैव अ मटेरियल इफेक्ट ऑन द नेचर एंड फोकस ऑफ एंटिटीज ऑपरेशन। कोई फंडामेंटल रीऑर्गेनाइजेशन चेंज हो, तो ये सारी आपके पास एग्जांपल्स हैं। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बाज़ दफ़ा स्टूडेंट ये सोचता है कि सर हमने प्रोविज़न क्यों बनानी है, प्रोविज़न तो लाइबिलिटी है ना। तो लाइबिलिटी तो ऐसा है कि जो हमने बाहर किसी को कुछ पे करना है उसको आप लाइबिलिटी बोलते हो, उसको आप ऑब्लिगेशन बोलते हो। प्रोविज़न में तो मैं अपने बिजनेस में खुद ही कुछ ना कुछ चेंज कर रहा हूँ, तो इसके लिए मेरे पास लाइबिलिटी तो नहीं है, कोई ऑब्लिगेशन तो नहीं है कोई, तो मैं क्यों प्रोविज़न बनाऊंगा। तो भाई इसका जवाब ये है कि प्रोविज़न बनेगी क्योंकि ऑब्लिगेशन होती है। क्योंकि होता ये है कि जब आप रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे होते हैं तो आप कम्युनिकेट करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने शेयर होल्डर्स के साथ, अपने इन्वेस्टर्स के साथ, अपने क्रेडिटर्स के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ, अपने सप्लायर्स के साथ कि हम ये चेंजेस ला रहे हैं। और हो सकता है कि वो चेंजेस जो आप ला रहे हैं उन चेंजेस की वजह से आपने किसी से कोई ना कोई प्रॉमिस भी किए हुए हैं और किसी की कोई एक्सपेक्टेशंस आपने डेवलप कर दी हैं। और आपको मालूम है कि कॉन्ट्रैक्ट या ऑब्लिगेशन जो है वो सिर्फ रिटर्न नहीं होती, आपके पास कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन होती है और आपके पास जो है कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन होती है। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन से मुराद है कि जो आपने कॉन्ट्रैक्चुअल तो नहीं है बट यू हैव क्रिएटेड और रेज द एक्सपेक्टेशंस ऑफ समवन थ्रू योर वर्ड्स और थ्रू योर एक्शंस। तो हमने एम्प्लॉयज़ को ये बोला हुआ है कि भाई हम रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, रीऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, आप लोगों को ये हो जाएगा या ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा, और वही चीज़ें हमने शेयर होल्डर्स को भी बताई हुई हैं। तो अब ये ऑटोमेटिकली ऑब्लिगेशन बन गई है, हमें उसको इम्प्लीमेंट करना है, वरना हो सकता है कि लोग कुछ और डिसीजंस ले रहे होते हैं। हमारे इस रिस्ट्रक्चरिंग प्लान की वजह से उन्होंने कुछ इकोनॉमिक डिसीजंस लिए हैं, तो हमें अब उसको एग्जीक्यूट करना है, और उसको एग्जीक्यूट करना हमारी ऑब्लिगेशन बन गई है। और उसके लिए हम प्रोविज़न क्रिएट करने पे मजबूर हैं कि हमें अगले 3 सालों में, 2 सालों में या 4 सालों में इस फॉर्मेट पे बिजनेस को लेकर चल रहे हैं। तो ये एक वजह है कि हम उसको ऑब्लिगेशन के तौर पर क्यों देखते हैं। तो द क्वेश्चन इज वेदर और नॉट एन एंटिटी हैज एन ऑब्लिगेशन लीगल और कंस्ट्रक्टिव एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड फॉर दिस टू बी द केस। तो उसका जवाब ये भाई कि अगर आपने कुछ एक्सपेक्टेशंस क्रिएट कर दी हुई हैं और जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं किसी भी फॉर्म में, कस्टमर, सप्लायर, शेयर होल्डर, इन्वेस्टर, एम्प्लॉयज़, वो उनके साथ आपकी कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन हो गई है और उस कम्युनिकेशन के नतीजे में कुछ एक्सपेक्टेशंस डेवलप हो गई हैं, तो आपकी कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है कि आप उसको रियलाइज करें। तो एन एंटिटी मस्ट हैव अ डिटेल्ड फॉर्मल प्लान फॉर द रिस्ट्रक्चरिंग। तो रिस्ट्रक्चरिंग के लिए प्लान होना चाहिए जी, फॉर्मल प्लान होना चाहिए। ये ऐसे ही किसी का, कैसे कहते हो, इमेजिनेटिव एक आइडिया नहीं है, बल्कि हमने इस पर वर्किंग की है और इसका एक प्लान बना दिया गया है कि ये कैसे इंप्लीमेंट होगा। एंड इट मस्ट हैव रेज्ड वैलिड एक्सपेक्टेशंस इन दोज affected that it will carry out the restructuring by starting to implement that plan or announcing its main features to those affected by it. तो ये वो एक्सपेक्टेशन वाला पॉइंट जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, अब मेयर मैनेजमेंट डिसीजन इज नॉट नॉर्मली सफिशिएंट, यानी मैनेजमेंट ने सिर्फ एक डिसीजन दे दिया है, ये बहुत नहीं है। मैनेजमेंट के डिसीजन से प्रोसेस शुरू तो हो सकता है लेकिन बनता नहीं है। इट सेज दैट but only if earlier events such as negotiation with employee representatives and other interested parties have been concluded subject only to management approval. तो ये आपने एक मैनेजमेंट का डिसीजन था, उसको कम्युनिकेट किया, नेगोशिएट किया, उसके नतीजे में कुछ लोगों ने कुछ प्रोमिसेस किए, हो सकता है कि आपके लोग जा रहे थे, आपने बोला भाई कंपनी में रहो मत जाओ, हम ये काम कर रहे हैं कंपनी के लिए, हो सकता है। तो ऐसी कोई सिचुएशन में भी आप उसको, आपके पास ऑब्लिगेशन बन जाती है। And where the restructuring involves the sale of an operation, then IAS 36 states that no obligation arises until the entity has entered into a binding sale agreement. तो अगर restructuring जो है वो sale of business line के मुतालिक है, तो फिर उसमें तब तक obligation नहीं बनेगी जब तक कि आपने sale agreement नहीं किया हुआ। इसके बाद आपके पास cost है जी, कौन सी cost आप शामिल कर सकते हैं restructuring में। IAS states that a restructuring provision should include only the direct expenditures arising from the restructuring, necessarily entailed by the restructuring and not associated with the ongoing activity.
So necessarily entailed by the restructuring and not associated with the ongoing activities. यानी ongoing activities नहीं है, ये particularly directly इस specific restructuring agenda से related cost होंगी. The following costs should specifically not be included. रीट्रेनिंग और रीलोकेटिंग कंटिन्यूइंग स्टाफ शामिल नहीं हो सकता, मार्केटिंग नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट इन न्यू सिस्टम्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स ये नहीं हो सकता. तो ये स्पेसिफिकली नहीं हो सकता. जो कॉस्ट, तो ये बाज़ दफ़ा थोड़ा सा सब्जेक्टिव हो जाता है क्योंकि आपको स्टैंडर्ड में या बुक में तो जाहिर सी बात है पूरा स्टैंडर्ड कभी नहीं दिया होता. यानी स्टैंडर्ड तो 70-80-100 सफ़े का है, बुक में सिर्फ थोड़ा ही दिया होता है. तो जब भी कभी आपको डिटेल में ऐसी सिचुएशन में आ जाए रियल लाइफ में, तो फिर आप डायरेक्टली स्टैंडर्ड में जाओगे तो वहाँ पे ज़्यादा डिटेल आंसर मिल जाएगा क्योंकि बुक में आपको सिर्फ उतना ही दिया होता है जितना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. लेकिन रियल लाइफ की जो सिचुएशन होती है वो एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा बड़ा कैनवस होता है. तो बहुत दफ़ा आपको स्टैंडर्ड जो होता है वो अपने ओरिजिनल सोर्स से जाके पढ़ना पड़ेगा क्योंकि बुक आपको सब कुछ नहीं देगी. यहाँ पर जो हम बता रहे हैं वो सिर्फ उतना ही है जो आमतौर पर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है. डिस्क्लोजर नोट्स की बात हो जाती है जी कि डिस्क्लोजर वैसे तो आपके F7 और SBR कहीं भी नहीं है ACCA में, लेकिन फिर भी बता देते हैं कि डिस्क्लोजर कौन से होंगे जी. डिस्क्लोजर ऑफ डिटेल्स ऑफ द चेंज इन कैरिंग वैल्यू ऑफ अ प्रोविजन, कि आपकी प्रोविजन बिगिनिंग ऑफ द ईयर और एंडिंग ऑफ द ईयर में कितना डिफरेंस आ गया है. एंड डिस्क्लोजर ऑफ द बैकग्राउंड टू द मेकिंग ऑफ द प्रोविजन एंड द अनसर्टेनिटीज इफेक्टिंग इट्स आउटकम. तो ये बस दो आप आमतौर पे देते हैं. एक तो ये कि मेरा ओपनिंग क्लोजिंग प्रोविजन में डिफरेंस कितना आ गया है, और दूसरा ये कि उस प्रोविजन की बैकग्राउंड बता देते हो कि ये प्रोविजन हमें किन हालात में बनानी पड़ी, क्यों बनानी पड़ी और इसकी क्या ज़रूरत थी. तो ये स्टैंडर्ड है जी. मैंने कोशिश की थी कि थोड़ी देर में इसको डिस्कस कर लूँ. बहुत लंबा स्टैंडर्ड है, बड़ा स्टैंडर्ड है, इंपॉर्टेंट है. आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा. प्रैक्टिकल लाइफ में हर बिजनेस में इसकी ज़रूरत है. यानी कोई भी ऐसी बिजनेस एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकती जो प्रोविजंस को अप्लाई ना करे. यानी कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जो हर ऑर्गेनाइजेशन में नहीं चलते. आप IFRS 2 की बात कर लें, शेयर बेस्ड पेमेंट की, एग्रीकल्चर की बात कर लें, आप IS 41 या आप गवर्नमेंट सब्सिडी की बात कर लें, तो ये स्टैंडर्ड हर बिजनेस में नहीं चलते. कहीं पर ज़रूरत है, कहीं पर नहीं है. लेकिन ये बिजनेस जो स्टैंडर्ड IS 37, इट्स अ रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी बिजनेस. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, not only in real life but also in exam point of view.